किसी शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अब्दुल गफूर था। अब्दुल गफूर आला दर्जे का काहिल और आराम पसंद नौजवान था। मेहनत करने से ऐसे भागता था जैसे बकरी बारिश से डरकर भागती है। अब्दुल गफूर के वालिद का बहुत अरसा पहले इंतकाल हो चुका था। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके अपना और उसका पेट पालती रही, लेकिन जब वो बहुत बूढ़ी हो गई और उसमें काम करने की हिम्मत ना रही तो उसने बार बार अब्दुल गफूर को ताकीद करना शुरू कर दी कि वो मेहनत मजदूरी करके खाने पीने का इंतजाम करे। अब्दुल गफूर तो था ही काहिल। सुबह सुबह उसकी माँ उसे झंझोड़ कर उठाती और कहती, ओ नामाकूल अब्दुल गफूर, उठ बदबख्त, सूरज सर पर चढ़ आया और तू सो रहा है, जा और जाकर मेहनत मजदूरी कर, नहीं तो फांके होने लगेंगे। अब्दुल गफूर कसमसा कर उठता और चाय पीकर बाहर की तरफ चल देता। बाहर इधर उधर टहलता और दोपहर को घर लौट आता। माँ बुरा भला कहकर खाना दे देती। अब्दुल गफूर जैसे ही खाना खाकर सोने के इरादे से चारपाई की तरफ बढ़ता, उसकी माँ डांट दपट कर उसे बाहर जाने पर मजबूर कर देती। घर से बाहर आकर वो इधर उधर यूं ही घूमता रहता और कभी कहीं पर बैठकर बातें बनाना शुरू कर देता। शाम का अंधेरा फैलते ही घर का रुख करता। उसकी माँ उसे बुरा भला कहती और फिर ममता से मजबूर होकर खाना दे देती। खाना खाकर अब्दुल गफूर मजे से चारपाई पर लेटकर खराटे लेता। रोजाना ऐसा ही होता। आखिर वो दिन भी आए कि फांके होने लगे। उसकी माँ सोचती थी, अगर ये कमाएगा नहीं तो मेरे मरने के बाद ये क्या करेगा, कैसे इसकी शादी होगी। यही सोचकर वो उसे लानत मलामत करती रहती। लेकिन अब्दुल गफूर भी इस लानत मलामत का आदी हो चुका था। काम काज करना तो दूर की बात, काम करने के बारे में सोचता भी नहीं था। एक दिन उसकी माँ को ऐसा गुस्सा आया कि उसने अब्दुल गफूर को सुबह की चाय भी नहीं दी। उसका हाथ पकड़कर दरवाजे तक लाई और कहा, आज तू तभी खाना खाएगा जब कुछ कमा कर लाएगा। अब्दुल गफूर ने अपनी माँ की खूब खुशामद की। मेरी अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, सुबह की चाय तो पिला दो। लेकिन उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया। मजबूर होकर अब्दुल गफूर घर से बाहर निकल आया और मुंह लटकाए हुए गलियों में भटकने लगा। चलते चलते चौराहे तक आ पहुंचा। वहाँ पर भीड़ जमा थी। अब्दुल गफूर भी उस भीड़ की तरफ चला गया। एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर बादशाह का एक मुलाजिम ऊंची आवाज में ऐलान कर रहा था, लोगों सुनो, गौर से सुनो, बादशाह सलामत का फरमान सुनो। जैसा कि तुम लोगों को मालूम है, शहर में एक शेर आ गया है। ये शेर आदमखोर है और अब तक कई लोगों को खा चुका है। बादशाह सलामत का फरमान है कि जो भी उस शेर को जिंदा या मुर्दा बादशाह के सामने पेश करेगा उसे बहुत से इनामों से नवाजा जाएगा। ऐलान खत्म होते ही भीड़ झुकने लगी। अब्दुल गफूर भी एक तरफ को चलने लगा। वो सोचने लगा कि अगर मैं शेर को पकड़ूं तो कितना अच्छा रहेगा, बादशाह से इनाम मिलेगा और सब मुझे बहादुर समझेंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे और मेरी माँ कितना खुश होगी। ये सोचते सोचते एकदम उसे चाय की याद आ गई। अब वो चाय के बारे में सोच रहा था। अरे बेटा अब्दुल गफूर, पीछे से किसी ने आवाज दी। अब्दुल गफूर ने पीछे मुड़कर देखा तो अच्छी आपा खड़ी थी। अच्छी आपा मोहल्ले की औरत थी और मोहल्ले के लोग उसे आपा कहते थे। वो अक्सर अब्दुल गफूर के घर आती जाती रहती थी। बूढ़ी आपा दुनिया में तनहा थी। अस्सलामुअलैकुम आपा, अब्दुल गफूर ने पेशानी तक हाथ ले जाते हुए कहा। जीता रहे बेटा, अल्लाह तेरी लंबी उम्र करे। अच्छी आपा ने हांफते हुए कहा। कहाँ चल दिए बेटा इतनी सुबह सुबह, अच्छी आपा ने पूछा। अच्छी आपा कोई काम ढूंढने के लिए जा रहा था। अम्मा ने सुबह सवेरे घर से निकाल दिया और कहा कि जब तू काम करेगा तभी तुझे खाना मिलेगा। अब्दुल गफूर ने बताया। अरे ये तो बहुत अफसोस हुआ। बूढ़ी आपा ने अफसोस का इजहार किया। चल बेटे अब्दुल गफूर, मेरे घर चल, मैं तुझे चाय पिलाऊंगी और 2 रुपये भी दूंगी। बस तुझे मेरा एक काम करना होगा। बेटे वो मेरा गधा है ना? हाँ हाँ, अब्दुल गफूर ने सर हिलाते हुए कहा। बेटे वो मरदूद कल रात से गायब है, रस्सी तोड़कर भाग गया। तू उसे ढूंढ ला, मैं तुझे 2 रुपये दूंगी। अच्छा बूढ़ी आपा, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा, अब्दुल गफूर ने कहा। चल बेटे अब पहले चाय पी ले, बूढ़ी आपा ने अब्दुल गफूर का हाथ पकड़कर कहा। चाय पीकर अब्दुल गफूर गधे की तलाश में निकल गया। वो गली मोहल्लों और सड़कों पर भटकता रहा। घूमते घूमते दोपहर हो गई और फिर से पहर हो गई। मायूस होकर अब्दुल गफूर अच्छी आपा के घर लौटा। अभी वो अच्छी आपा के घर से थोड़ी ही दूर था कि बादल घूम आए और हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी। अब्दुल गफूर तेज तेज कदम उठाता अच्छी आपा के घर तक पहुंचा। तेज तेज बारिश होने लगी। उसने अच्छी आपा को बताया कि उसका गधा बहुत तलाश करने पर भी उसे नहीं मिला। ये सुनकर अच्छी आपा गधे को बुरा भला कहने लगी। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए अब्दुल गफूर वहीं पर रुक गया। अच्छी आपा चाय बनाने लगी। अच्छी आपा का कच्चा मकान था और ऊपर खपरेल पड़ी हुई थी। तेज बारिश की वजह से खपरेल जगह जगह से टपक रही थी। अब्दुल गफूर बोला, आपा एक शेर भी तो आ गया है, कई आदमियों को खा लिया। सुबह ऐलान हो रहा था। अरे बेटे लानत भेज शेर पर, मैं ना शेर से डरूं ना हाथी से, मुझे तो कम वक्त इस टपके से डर लगता है, सारी चीजों का नाश हो जाता है। अच्छी आपा टपकते हुए खपरेल की तरफ इशारा करते हुए बोली। हाँ आपा, ये टपका तो होता ही बुरा है। अब्दुल गफूर ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। ये भी अच्छा इत्तेफाक हुआ कि जब अब्दुल गफूर और बूढ़ी आपा आपस में बातें कर रहे थे, उसी वक्त वो आदमखोर शेर तेज बारिश से बचने के लिए अच्छी आपा के घर की दीवार के नीचे खड़ा था। चूंकि दीवार कच्ची थी और दीवार में जगह जगह से सुराख थे, इसलिए शेर ने उनकी एक एक बात को अच्छी तरह से सुना। शेर सोचने लगा कि ये टपका क्या चीज है जो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है, और ये औरत और ये नौजवान दोनों ही उसे बुरा भला कह रहे हैं। और औरत तो यहाँ तक कह रही है कि वो हाथी और शेर से भी नहीं डरती, बस टपके से डरती है। शायद ये टपका कोई बहुत खतरनाक मखलूक है। जैसे ही बारिश रुकी, शेर जंगल की तरफ चल दिया। अब्दुल गफूर भी घर जाने के लिए उठा। अच्छी आपा ने कहा, प्यारे बेटे बस एक बार और जंगल की तरफ नजर मारते हुए चले आना, शायद वो नामाकुल वहाँ घास चल रहा हो। अच्छा आपा, देख लूंगा, अब्दुल गफूर ने गधे की रस्सी हाथ में पकड़ते हुए कहा। अब्दुल गफूर शाम को जंगल की तरफ गया। अंधेरा खूब फैल चुका था। अब्दुल गफूर आंखें चुंधिया
चुंदिया कर गौर से आगे देखता हुआ बढ़ रहा था कि अचानक वो नजर आ गया। वो दरअसल एक शेर था जो एक दरख्त के नीचे खड़ा होकर ऊँग रहा था। अंधेरे की वजह से अब्दुल गफूर उसे गधा समझकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। 2 लातें उसे जमाई और बोला, यहाँ खड़ा है कमबख्त, दिन भर तुझे ढूंढता रहा, थोड़ी देर पहले मिल जाते तो बुढ़िया मुझे 2 रुपये दे देती। शेर अचानक नाजिल होने वाली इस मुसीबत से अचानक घबरा गया। अचानक उस शेर का जहन उस टपके की तरफ गया और सोचने लगा कि शायद ये टपका है। इतनी देर में अब्दुल गफूर ने रस्सी का फंदा बनाकर उसके गले में डाल दिया, फिर 2 लातें उसकी पीठ पर जमाई और उसे अपने साथ साथ खींचने लगा। शेर समझ गया कि उसे टपके ने पकड़ लिया है और टपके से तो वो पहले ही डरा हुआ था और शेर अब्दुल गफूर के पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर अब्दुल गफूर ने गधे के गुम होने से लेकर और उसके मिलने तक की सारी कहानी अपनी माँ को सुनाई और उसे ये भी बताया कि सुबह उसे मजदूरी के 2 रुपये मिल जाएंगे। माँ ने खुश होकर पूछा, गधा कहाँ है? मैंने उसे दरवाजे पर बांध दिया, अब्दुल गफूर ने अपनी माँ को बताते हुए कहा, और दरवाजे की कुंडी लगा ली है। अब्दुल गफूर ने खूब ढककर खाना खाया और फिर आराम से सो गया। सुबह जब आसमान पर सूरज की लाली नमूदार हुई और रात की खामोशी चिड़ियों की चहचहाहट से टूटने लगी तो शेर ने एक अंगड़ाई ली और जोर से दहाड़ा। अब्दुल गफूर सुकून से सो रहा था। दहाड़ सुनकर अचानक से उछल पड़ा। पास वाली चारपाई पर नजर पड़ी तो उसकी माँ उठकर भाग रही थी। वो झट से कमरे में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। अब्दुल गफूर समझ गया कि घर में शेर घुस आया है। छलांग मारकर माँ की चारपाई पर गया और वहाँ से ऊपर चढ़कर खपरेल पर जा बैठा और डर के मारे कांपने लगा। शेर जिस वक्त दहाड़ा था उसी वक्त बादशाह के सिपाही गली से गुजर रहे थे तो वो समझ गए कि शेर इसी घर में मौजूद है। एक सिपाही ने जब दरवाजे की झुर्री में से झांक कर अंदर देखा तो उसे शेर रस्सी से बंधा हुआ नजर आया। उसने अपने साथियों से बताया कि इस घर के मालिक ने शेर को रस्सी से पकड़ लिया है। सिपाही फौरन दौड़े दौड़े बादशाह के पास गए। बादशाह ने फौरी लोहे का कटेरा तैयार करने का हुक्म दिया और उस बहादुर आदमी को भी साथ लाने को कहा जिसने शेर को जिंदा पकड़ लिया था। सिपाही कठेरा लेकर आए, दरवाजा तोड़ा गया और किसी न किसी तरह से उन्होंने पिंजरे में शेर को बंद कर लिया। जैसे ही उसे खबर हुई कि शेर को कठेरे में बंद कर लिया है, फौरन कूद कर नीचे आया और अपनी माँ को समझा दिया कि किसी पर यह राज खुलने ना पाए कि मैं गधे के धोखे में शेर को पकड़ लाया था। माँ ने उसकी बात मान ली। एक आलीशान सजे सजाए घोड़ा गाड़ी पर बैठकर जब अब्दुल गफूर बादशाह के महल की तरफ रवाना हुआ तो मोहल्ले के लोग हैरानी से अब्दुल गफूर की तरफ देख रहे थे। उनके ख्वाब ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि इतना बड़ा काहिल कामचोर इतना बड़ा कारनामा सरंजाम देगा। अब्दुल गफूर गर्दन अकड़ाए घोड़ा गाड़ी पर बैठा था और नजरें टेढ़ी किए मोहल्ले वालों को देख रहा था। बादशाह भी हैरान था कि एक नौजवान ने वो काम कर दिखाया जो उसकी फौज से अभी तक नहीं हो सका। बादशाह बार बार अब्दुल गफूर की पीठ पर हाथ मारता और उसकी तारीफ करता। अब्दुल गफूर को उसकी बहादुरी के इवज उसे 5000 सोने की अशरफियां, 2 कीमती घोड़े, 20 नौकर चाकर और एक आलीशान घर उसे रहने के लिए बादशाह की तरफ से मिला। अब्दुल गफूर और उसकी माँ की किस्मत ही बदल गई। आगे पीछे नौकर चाकर और खाने के लिए एक से एक उम्दा खाने थे। अब्दुल गफूर पहले जितना काहिल था उससे 2 गुना ज्यादा काहिल हो गया। सुबह 10 बजे सोकर उठता और नौकर मुंह हाथ धुलाते। 11 साढ़े 11 बजे नाश्ते से फारिग होता और जब घर से निकलता तो घोड़ा गाड़ी उसे तैयार मिलती। घोड़ा गाड़ी में बैठकर वो बादशाह के महल की तरफ जाता और बादशाह उसकी बहुत तारीफ करता। फिर वो घर वापस लौट आता और बाकी सारा वक्त काहिली की नजर हो जाता। अब दरबार में अब्दुल गफूर बादशाह का एक अहम और पसंदीदा शख्स था। ये बात बादशाह के वजीर और दूसरे मुलाजमों को नापसंद थी। वो अब्दुल गफूर से हसद करते और उसकी काहिली की बिना पर उसे टट्टू कहते। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन बादशाह को पता चला कि दूसरे मुल्क का बादशाह उसके मुल्क पर हमला करने वाला है। यह इत्तला पाकर बादशाह परेशान हो गया। उसने दरबार लगाकर मशवरे करना शुरू कर दिए। इधर अब्दुल गफूर से सड़े वजीर और दूसरे मुलाजमों ने आपस में खिचड़ी पकाना शुरू कर दी कि कैसे इस मामले में अब्दुल गफूर को फंसाया जाए। रोजाना स्कीमें बनती और फैल होती रहती। आखिर एक वजीर के जहन में एक तरतीब आ ही गई। वो खुश होकर अपने साथियों से बोला, अब देखो कैसे इस अब्दुल गफूर का सफाया होता है। अगले दिन जब दरबार लगा तो बादशाह ने वजीर से कहा, फौज को तैयारी का हुक्म दिया जाए। हमें इत्तला मिली है कि पड़ोसी मुल्क का बादशाह अपनी फौज कर लेकर हमारी हदूद में दाखिल हो चुका है और एक बड़े मैदान में अपनी फौज के साथ ठहरा हुआ है। वजीर बोला, बादशाह सलामत, अगर गुस्ताखी माफ हो तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, फौज तो बाद में भी तैयार होगी। हमारे यहाँ एक ऐसा आदमी है जो अकेला एक फौज के बराबर है। मेरा मतलब है अब्दुल गफूर साहब। वो शेर को पकड़ लाए थे। मेरे ख्याल में वो पड़ोसी मुल्क के बादशाह और उसकी फौज के लिए वो अकेले ही काफी हैं। फौरन ही दूसरे वजीरों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बादशाह के जहन में ये बात आ गई। उसने फौरन ही अब्दुल गफूर को हाजिर होने का हुक्म दिया। अब्दुल गफूर जब वहाँ पर हाजिर हुआ और जब हाजिर होने का मकसद पता चला तो पसीने छूट गए। बादशाह का हुक्म था, इसलिए इनकार करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। बादशाह नसीहतें करता रहा, कामयाबी का यकीन दिलाता रहा और फिर अब्दुल गफूर के हाथ में तलवार थमाकर अस्तबल की तरफ ले गया। अस्तबल में बहुत से शानदार घोड़े मौजूद थे। बादशाह ने कहा, इनमें से एक घोड़ा अपनी मर्जी से पसंद कर लो। अब्दुल गफूर इतने सेहतमंद घोड़ों को देखकर कांप कर रह गया। दिल में ख्याल आया कि कहीं कोई घोड़ा मुझे ऊपर से पटक कर कुचल ही न दे। अचानक एक घोड़े पर नजर गई, दुबला पतला और शायद पैर से लंगड़ा भी, क्योंकि एक टांग उठाए खड़ा था। अब्दुल गफूर को लगा कि शायद ये घोड़ा बीमार हो और बूढ़ा भी। अब्दुल गफूर ने उस घोड़े की तरफ इशारा किया। बादशाह ने अब्दुल गफूर की पीठ पर हाथ मारा और कहा, शाबाश, हम तुम्हारी नजर की दाद करते हैं। तुम हमेशा अच्छी चीज ही पसंद करते हो। ये हमारे अस्तबल का सबसे अच्छा घोड़ा है। अब्दुल गफूर ने घोड़े की तरफ देखा और दिल में सोचा, शानदार घोड़ा,
ये मरियल घोड़े पर जैन घसी गई और फिर अब्दुल गफूर उस पर सवार हो गया। बादशाह ने उसे दुआएं देते हुए सफर पर रवाना किया। घोड़ा कुछ देर तो लंगड़ा कर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, फिर अचानक उसने फरेरी ली और जोर जोर से दौड़ने लगा तो अब्दुल गफूर के होश उड़ गए। घोड़ा ऐसे दौड़ रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हो। अब्दुल गफूर डर के मारे उसकी कमर पर चिपक गया और दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़कर आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। घोड़ा दौड़ता रहा और दौड़ता रहा। अब्दुल गफूर उसकी गर्दन से चिपककर अपनी मौत का इंतजार करता रहा। अचानक अब्दुल गफूर को एक दरख्त नजर आया। उसने दिल में सोचा, अगर मैं एक हाथ से इस दरख्त को पकड़ लूं तो उस दरख्त पर लटकता रह जाऊंगा और घोड़ा आगे निकल जाएगा। ये सोचकर उसने एक हाथ हवा में लहरा दिया। दरख्त जैसे ही करीब आया, अब्दुल गफूर ने उसके गिर्द अपना हाथ जमा लिया। घोड़े को झटका लगा। वो जैसे ही अपनी दो टांगों पर खड़ा हुआ तो अब्दुल गफूर ने भी अपनी टांगों से घोड़े को मजबूती से पकड़ लिया ताकि गिर न पड़े। घोड़े ने जोर लगाया तो दरख्त जड़ से उखड़कर अब्दुल गफूर के हाथ में आ गया। घोड़ा फिर उसी रफ्तार से दौड़ने लगा। अब्दुल गफूर डर के मारे दरख्त को हाथ में पकड़े रहा। दूसरी फौज के बादशाह ने सिपाही को हुक्म दिया कि किसी ऊंची जगह पर खड़ा होकर देखे कि दूसरी फौज आ रही है या नहीं। सिपाही हुक्म मिलते ही एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया और सामने देखने लगा। फिर चौंका, घबरा कर पीछे हटा और लुढ़कता हुआ नीचे पहुंचा। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? अरे सरकार, बादशाह सलामत, एक आदमी पेड़ ला रहा है मारने के लिए। क्या बकता है अहमक, बादशाह ने गुस्से से कहा और फिर घोड़े से नीचे उतरकर खुद टीले पर चढ़ गया। बादशाह टीले पर चढ़ा तो उसका भी यही हाल हुआ। घबरा कर नीचे उतरा और चीख कर बोला, वापसी, जल्दी जल्दी भागो, अल्लाह की पनाह, एक आदमी पेड़ ला रहा है, पता नहीं दूसरे मारने के लिए क्या क्या ला रहे होंगे। और दुश्मन की फौज सर पर पैर रखकर वहाँ से भागी और फिर घोड़ा भी वहीं पर आकर रुका जहाँ पर दूसरे मुल्क की फौज रुकी थी। मैदान बिल्कुल खाली था। घोड़ा जैसे ही रुका, अब्दुल गफूर नीचे उतर गया, जमीन पर बैठकर हाँफने लगा। जब सांस काबू में आई तो खाली मैदान में नजर दौड़ाई। घोड़ा कुछ दूर पानी पी रहा था और मैदान बिल्कुल खाली पड़ा था। अब्दुल गफूर समझ गया कि दूसरी फौज भाग चुकी है। थोड़ी देर में बादशाह भी अपनी फौज को लेकर मैदान में पहुंच गया। यहाँ सिर्फ घोड़ा था, अब्दुल गफूर और जड़ से उखड़ा हुआ पेड़। बादशाह ने फौरन घोड़े से उतरकर अब्दुल गफूर की पीठ पर हाथ फेरा और फिर फौज से मुखातिब होकर कहा, देखा तुमने इस बहादुर सिपाही को, ये पेड़ उखाड़ कर दुश्मनों का मुकाबला करने आया था। अब्दुल गफूर से हसद करने वाले हैरान परेशान खड़े थे। इस कारनामे पर भी अब्दुल गफूर को बहुत से इनामों से नवाजा गया और बादशाह ने उसे अपना वजीर बनाने का ऐलान कर दिया। अब्दुल गफूर लौटकर घर आया और अपनी माँ को सारा हाल सुनाकर कहा, अम्मा, बेहतर यही है कि ये शहर छोड़ दिया जाए। 2 दफा तो इत्तेफाक था जिसे कारनामा समझ लिया गया, मगर तीसरी बार न जाने क्या हो, इसलिए हम रातों रात अपना सामान लपेटकर यहाँ से निकल चलते हैं। जान है तो जहान है, वैसे भी हमारे पास बहुत दौलत इकट्ठी हो गई है। फिर उसी रात अब्दुल गफूर और उसकी माँ ने खामोशी से वो शहर छोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।